जरा एक पल के लिए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य की कल्पना कीजिए। गजनी का एक खचाखच भरा हुआ दरबार है, सामने तख्त पर एक आक्रांता सुल्तान बैठा है। और मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक बंदी राजा खड़ा है। एक ऐसा राजा जिसकी आंखों की रोशनी बहुत ही क्रूरता से छीनी जा चुकी है। बिल्कुल। और उसके ठीक बगल में खड़ा है उसका सबसे वफादार दोस्त, उसका राजकवि। मतलब सामने साक्षात मौत खड़ी है, लेकिन वो कवि डरने के बजाय एक ऐसा दोहा पढ़ता है ना जो आने वाली कई सदियों के लिए अमर हो जाता है। हाँ, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। फुफ, मतलब ये सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक कविता की पंक्ति नहीं थी। ये एक तरह का अचूक गणित था। एक ऐसा पल जहां शब्दों ने लिटरली एक रडार का काम किया। एक रडार, हाँ कह सकते हैं। बिल्कुल। उस कवि ने दुश्मन की सटीक दूरी, उसकी ऊंचाई, सब कुछ एक अंधे राजा के दिमाग में इस तरह उकेड़ दिया ताकि वो अपना आखिरी और सबसे सटीक बाण चला सके। क्या बात है। मतलब अक्सर हम ये मानते हैं ना कि इतिहास बस सूखी नीरस और धूल भरी किताबों में दफन होता है, लेकिन कभी-कभी कोई एक कविता या कोई एक महाकाव्य पूरे इतिहास पर भारी पड़ जाता है। एकदम सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम ठीक इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। हम हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इर्द गिर्द जो ये इतिहास और मिथक का पूरा जाला बुना गया ना, उसे सुलझाएंगे। और हमारे पास आज बात करने के लिए बहुत कुछ है। शोध पत्र है, ऐतिहासिक दस्तावेज है, साहित्यिक आलोचनाएं हैं। हाँ, और समकालीन विवादों का तो पूरा अंबार लगा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साहित्यिक रचना सदियों तक एक पूरे उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक स्मृति को मतलब अपने कंट्रोल में ले सकती है। और इस पूरी चर्चा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि 12वीं सदी का ये इतिहास आज 21वीं सदी में भी शांत नहीं हुआ है। मतलब अगर हम हाल ही के कुछ सालों पे नजर डालें तो बॉलीवुड वाली फिल्म की बात कर रही है ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड की फिल्म पृथ्वीराज को लेकर जो देशव्यापी विवाद खड़ा हुआ था वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिल्म निर्माताओं ने मुख्य रूप से पृथ्वीराज रासो को ही अपनी कहानी का बेस बनाया था। अच्छा। और बस यहीं से इतिहास और सिनेमा के बीच एक बहुत बड़ा टकराव शुरू हो गया। क्योंकि जो एकेडमिक दुनिया है ना, जो हिस्टोरियंस हैं, वो इस महाकाव्य को पूरी तरह से प्रामाणिक दस्तावेज मानने से साफ इनकार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी टकराव को ही समझ लेते हैं। मतलब सिनेमा तो अक्सर ड्रामा बढ़ाने के लिए चीजों को बदल देता है, लेकिन जब बात ऐतिहासिक तथ्यों की आती है ना, तो ये जो दस्तावेज हमारे सामने है ये कुछ बहुत ही पॉपुलर मिथकों को सिरे से खारिज कर देते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो पृथ्वीराज चौहान की माता के बारे में ही आती है। हाँ। आम कहानियों में उन्हें हमेशा दिल्ली के तोमर राजवंश की राजकुमारी बताया गया है। हाँ, जो कि ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। वही तो। ऐतिहासिक शोध स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो मध्य प्रदेश के चेदी के कलचुरी राजपूत थीं। मतलब दिल्ली के तोमर राजवंश से उनका ये सीधा रिश्ता एक पूरी तरह से गढ़ी हुई कहानी है। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक भ्रम टूटता है। अक्सर ये दावा किया जाता है कि दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर द्वितीय पृथ्वीराज चौहान के सगे दादा थे। हाँ, मैंने भी यही सुना था बचपन से। सबने यही सुना है। और कहा जाता है कि उन्होंने ही पृथ्वीराज को दिल्ली की गद्दी सौंपी थी। लेकिन जब आप कालखंड को देखते हैं, जो टाइमलाइन है, तो गणित बिल्कुल बैठता ही नहीं है। क्या मतलब? टाइमलाइन में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि अनंग पॉल तोमर द्वितीय पृथ्वीराज से लगभग एक पूरी सदी पहले हुए थे। 1 सदी मतलब 100 साल का अंतर। बिल्कुल, 100 साल का अंतर है दोनों के बीच। ये जो दादा पोते वाली धारणा है ना, ये असल में बहुत बाद में ग्वालियर के तोमर राजवंश के संरक्षण में लिखे गए चंद बरदाई के कुछ परिवर्तित संस्करणों से फैली थी। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। अरे बाप रे, 100 साल का अंतर तो कोई छोटी बात नहीं है। मतलब पूरा एक युग बदल जाता है। हाँ, और अगर हम सबसे मशहूर कहानियों की बात करें तो राजा जयचंद का जिक्र आना तो तय है। जयचंद। आज के समय में तो जयचंद का नाम लिटरली गद्दार का पर्यायवाची बन चुका है। मतलब कोई धोखा दे तो लोग कहते हैं कि ये तो जयचंद निकला। बिल्कुल। कहा जाता है कि उसने पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी को भारत बुलाया था। लेकिन जब इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को गहराई से पढ़ा जाता है ना, तो सच्चाई बहुत चौंकाने वाली निकलती है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा जयचंद दरअसल कन्नौज का था ही नहीं। सही पकड़ा। वो कन्नौज का नहीं बल्कि काशी यानी बनारस का शासक था।
उसे समकालीन दस्तावेजों में बनारस का राय कहा गया है। तो फिर ये गद्दाली वाली बात कहाँ से आई? वही तो सबसे बड़ी बात है। शुरुआती ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में, यहाँ तक कि उस समय की फारसी तवारीखों में भी जयचंद द्वारा पृथ्वीराज के साथ किसी भी तरह के विश्वासघात या गौरी को निमंत्रण देने का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। एक मिनट, कोई जिक्र नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक कोरी कल्पना है। जयचंद पर गद्दारी का ये जो दाग है, ये असल में बहुत बाद में 16वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान आईने अकबरी जैसी रचनाओं में पहली बार गढ़ा गया था। उफ, मतलब एक इंसान को इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक बना दिया गया और असली दस्तावेजों में उसका कोई आधार ही नहीं है। ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ, और युद्धों को लेकर भी कुछ ऐसा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है रासों में। वो 17 बार हराने वाली बात। हाँ, अक्सर कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने गौरी को 17 बार या कुछ कहानियों में 21 बार हराया और हर बार माफ कर दिया। लेकिन वास्तविकता ये है कि दस्तावेज बताते हैं दोनों के बीच केवल 4 बार ही सीधा सैन्य सामना हुआ था। सिर्फ 4 बार? हाँ, जिनमें 2 बड़े और निर्णायक युद्ध थे जिन्हें हम तराइन के युद्ध कहते हैं, और 2 छोटी सीमांत झड़पें थी, बस। तो इसी वजह से आधुनिक इतिहासकार रासों से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि तथ्य मेल नहीं खाते। बिल्कुल। और आज के समय में ये विवाद सिर्फ तारीखों तक सीमित नहीं रह गया है। आज के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक 12वीं सदी के राजा को लेकर जो खींचतान मची है ना, वो अपने आप में एक अलग ही स्टडी का विषय है। सही बात है। इन दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि आज के समय में विभिन्न विचारधाराओं ने अपने अपने एजेंडे के लिए इस इतिहास का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये बहुत आम हो गया आजकल। मतलब स्रोत बताते हैं कि एक तरफ वामपंथी इतिहासकारों के एक गुट पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने जानबूझकर भारतीय शौर्य को कमतर आंकने की कोशिश की, और दूसरी तरफ आज की कई जातिगत लॉबियां पृथ्वीराज चौहान को अपने समुदाय का बताने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जो कि ऐतिहासिक साक्ष्यों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनमें ये स्पष्ट रूप से दर्ज है कि ये पूरा विवाद कैसे खड़ा किया गया। ऐतिहासिक रूप से चौहान वंश पूरी तरह से राजपूत हैं और तत्कालीन साक्ष्यों के अनुसार उनका गुज्जर समुदाय से कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। और यहाँ श्रोताओं को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी पक्ष या राजनीति का समर्थन नहीं कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। हम बस ये देख रहे हैं कि स्रोत क्या कहते हैं, कैसे एक ऐतिहासिक शख्सियत को आज की पहचान की राजनीति का मतलब मोहरा बना दिया गया है। हर कोई उस महान विरासत का एक हिस्सा अपने नाम करना चाहता है। ये इस बात का सबूत है कि भले ही सदियां बीत गई हों, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का नाम आज भी जनमानस में कितना गहरा प्रभाव रखता है। तो अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझूं ना, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान 100 या 200 साल बाद कैप्टन अमेरिका की कॉमिक बुक को सच मानकर द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास लिखने बैठ जाए। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? मतलब हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध सच में हुआ था, हिटलर भी असली था, लेकिन वो सुपर सोल्जर सीरम, वो उड़ने वाली शील्ड और वो सारा मेलोड्रामा, वो सब कहानी को रोमांचक बनाने के लिए डाला गया था। बिल्कुल। मूल ढांचा असली है, लेकिन उसके ऊपर जो रंग रोगन किया गया है ना, वो पूरी तरह से सिनेमाई या कहें तो काव्यात्मक है। लेकिन यहाँ हमें एक बात समझनी होगी। क्या? जब हम सिर्फ ऐतिहासिक कमियां निकालते हैं ना, तो हम पृथ्वीराज रासो के असली जादू को अनदेखा कर देते हैं। मतलब फिल्म और तारीखों के विवाद से हटकर अगर हम मूल ग्रंथ की भव्यता की बात करें, तो ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये अपने आप में एक विशालकाय साहित्यिक महासागर है। हाँ, मैंने नोट्स में पढ़ा कि ये ग्रंथ लगभग 2500 पृष्ठों का है, मतलब 2500 पन्ने। सोचिए जरा। और इसे 69 अलग अलग समय यानी सर्गों या अध्यायों में बांटा गया है। एक इंसान के लिए उस जमाने में इतना कुछ लिखना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और वो भी किसी साधारण भाषा में नहीं लिखा गया है। इसकी भाषा को पिंगल कहा जाता है। पिंगल? ये कौन सी भाषा है? पिंगल दरअसल उस समय की राजस्थानी बोलियों और ब्रज भाषा का एक बहुत ही मधुर और लयात्मक मिश्रण है। ये भाषा विशेष रूप से इसलिए विकसित की गई थी ताकि इसे ऊंची आवाज में वीर रस के साथ गाया जा सके। अच्छा, तो ये पढ़ने के लिए नहीं, गाने के लिए था? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो इसे एक मास्टरपीस बनाती है, वो है इसका छंद विधान। इस पूरे महाकाव्य में 68 अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। 1 मिनट, 68 अलग अलग मीटर या छंद? कोई कवि इतनी जटिलता क्यों पैदा करेगा? मतलब क्या इसका कोई खास कारण था? बहुत बड़ा कारण था।
चंदबरदाई को यूं ही छप्पाई का राजा नहीं कहा जाता। छप्पाई एक ऐसा छंद है जिसमें 6 पंक्तियां होती हैं। चंदबरदाई ने 68 छंदों का प्रयोग सिर्फ अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं किया था। तो फिर क्यों किया था? वो शब्दों के जरिए युद्ध के मैदान का साउंड ट्रैक बना रहे थे। साउंड ट्रैक? हाँ, जब आप उनके युद्ध वर्णन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो छंदों की गति इस तरह बदलती है कि आपको घोड़ों के दौड़ने की टापें, तलवारों के टकराने की झंकार और हाथियों की चिंगाड़ लिटरली सुनाई देने लगती है। ये एक पूरा ऑडिटरी विजुअल एक्सपीरियंस है। अरे बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे 12वीं सदी में किसी ने शब्दों से 3D ऑडियो डिजाइन कर दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। दस्तावेज बताते हैं कि चंदबरदाई ने ये ग्रंथ पूरा नहीं किया था। मतलब जब उन्हें खबर मिली कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया है तो वो बीच में ही सब कुछ छोड़कर निकल पड़े थे। हाँ, और यही बात इस ग्रंथ के इतिहास को और भी जज्बाती बना देती है। रासों में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति आती है, पुस्तक जलधण हथ दई चली गज्जन रिपकाज। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है कि अपनी अधूरी पुस्तक अपने पुत्र जल्हण के हाथों में सौंपकर चंदबरदाई गजनी की ओर अपने राजा के काम से निकल पड़े। बाकी का जो ग्रंथ है ना, वो उनके बेटे ने पूरा किया था। ये सब इतना भावुक करने वाला है। लेकिन एक सवाल जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। हाँ, पूछिए। अगर इसमें इतनी सारी ऐतिहासिक गलतियां हैं, वंशावलियां गलत हैं, तारीखें मेल नहीं खाती, तो फिर डॉक्टर नगेंद्र जैसे जाने माने विद्वान इसे घटनाकोश यानी डिक्शनरी ऑफ इवेंट्स क्यों कहते हैं? और बाबू गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। मतलब इन भारी भरकम शब्दों का असल में क्या मतलब है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। डॉक्टर नगेंद्र इसे घटनाकोश इसलिए कहते हैं क्योंकि भले ही ये आपको सही तारीख न दे, लेकिन ये आपको 12वीं सदी के समाज की पूरी आत्मा का दर्शन करा देता है। आत्मा का दर्शन थोड़ा और समझाइए। मतलब उस समय के सामंती समाज का रहन सहन कैसा था, लोग क्या पहनते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे, सबसे बड़ी बात राजपूत योद्धाओं का मनोविज्ञान कैसा था, ये सब इसमें पूरी सटीकता के साथ दर्ज है। अच्छा, इस नजरिए से देखें तो ये बहुत वैल्यूएबल है। बिल्कुल। पर रही बात विकासशील महाकाव्य की, तो इसका मतलब है कि ये कोई एक बंद किताब नहीं थी, ये एक बहती नदी की तरह था। मतलब जैसे जैसे ये पीढ़ियों से गुजरा, हर नए लोक गायक ने इसमें अपनी तरफ से कुछ नई कहानियां जोड़ दी। एकदम सही। ये तो लिटरली 12वीं सदी के विकिपीडिया पेज जैसा हो गया ना, जिसे कोई भी एडिट कर सकता था। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी ओपन सोर्स नेचर की वजह से इसमें इतनी मिलावट हो गई। खैर, अब चलिए इस महाकाव्य की मुख्य कहानी की ओर बढ़ते हैं। वो नाटकीय मोड़ जिसने शायद भारत के पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। संयोगिता स्वयंवर की बात कर रही हैं आप? हाँ, हम सब ने संयोगिता स्वयंवर, उस स्वर्ण मूर्ति और संयोगिता के अपहरण की वो मशहूर प्रेम कहानी सुनी है। कैसे पृथ्वीराज भरी सभा में आते हैं और संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले जाते हैं। हाँ, ये तो किसी भी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से ज्यादा ब्लॉकबस्टर दृश्य है। लेकिन जो बात मुझे इन दस्तावेजों में पढ़कर सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये थी कि रासो सिर्फ एक वीर गाथा नहीं है, ये एक राजा के भयानक पतन की एक बहुत बड़ी त्रासदी की कहानी भी है। और यही रासो की सबसे बड़ी खासियत है, वो अपने नायक की कमियों को नहीं छुपाता। संयोगिता को दिल्ली लाने के बाद पृथ्वीराज भोग विलास में इतने गहरे डूब जाते हैं कि राजकाज से उनका ध्यान पूरी तरह हट जाता है, जो कि एक राजा के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। रासों में स्पष्ट लिखा है कि महीनों तक राजा अपने महल से बाहर ही नहीं निकले। बाहर दुश्मन सेनाएं एकजुट हो रही थीं और अंदर राजा अपनी ही दुनिया में खोया था। ये तो शेक्सपियर के नाटकों जैसा है, जैसे हर बड़े नायक का अपना एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है ना, एक ऐसी कमजोरी जो अंततः उसके विनाश का कारण बनती है। पृथ्वीराज का ये अंधापन ही उनके पतन की शुरुआत था। सही बात है। और इस पतन को दर्शाने वाला एक बहुत ही विवादित प्रसंग भी इन दस्तावेजों में मिलता है, कैमास वध। कैमास वध रासो का सबसे डार्क और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैमास कौन था? कैमास कोई साधारण मंत्री नहीं था, वो पृथ्वीराज का सबसे योग्य, सबसे बुद्धिमान और सबसे वफादार मंत्री था। जब पृथ्वीराज विलासिता में डूबे थे, तब अकेले कैमास ने पूरे साम्राज्य को अपने कंधों पर संभाल रखा था। अच्छा। लेकिन फिर एक रात एक बड़ी चूक हो जाती है।
केमास महल की ही एक कर्नाटी दासी पर अनुरक्त हो जाता है। एक मिनट, तो पृथ्वीराज जो खुद अपना सारा समय महल के अंदर भोग विलास में बिता रहे थे, जब उन्हें कैमास की इस हरकत का पता चलता है तो वो क्या करते हैं? वे क्रोध से इतने अंधे हो जाते हैं कि रात के अंधेरे में छिपकर अपने ही सबसे बेहतरीन मंत्री पर बाण चला देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। क्या? हाँ, एक राजा अपने सबसे वफादार सेनापति को, वो भी तब जब सीमा पर दुश्मन दस्तक दे रहा हो, महज एक दासी के लिए मार डालता है। ये तो रणनीतिक रूप से आत्महत्या करने जैसा है। मतलब इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है? क्या चंद्रबरदाई ने इस पर कुछ नहीं कहा? चंद्रबरदाई ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी। एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक की तरह उन्होंने पृथ्वीराज को इस कृत्य के लिए कड़ी फटकार लगाई। वो तो लगानी ही थी। और रासो ये स्पष्ट करता है कि गौरी की सफलता का असली कारण उसकी सेना की ताकत नहीं थी, बल्कि पृथ्वीराज के साम्राज्य का अंदरूनी कलह, योग्य सलाहकारों की हत्या और राजा का विलासिता में डूब जाना था। साम्राज्य बाहर से हारने से पहले अंदर से खोखला हो चुका था। उफ, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे अक्सर पॉपुलर कहानियों में भुला दिया जाता है। अच्छा, महाकाव्य की बात हो और कल्पना की उड़ान ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। हमारे अध्ययन स्रोत हमें रासो के 27वें सर्ग की ओर ले जाते हैं, जिसे रेवा तट कहा गया है। ये अध्याय पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी ने इतिहास की किताब में अचानक कोई जादुई कथा जोड़ दी हो। रेवा तट सच में एक अद्भुत सर्ग है। इसका दृश्य कुछ इस तरह है कि पृथ्वीराज नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, उसके तट पर अपने लश्कर के साथ शिकार कर रहे हैं। बल्कि देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत के समान विशालकाय और चमत्कारी हाथी पाए जाते हैं। और जाहिर है पृथ्वीराज हैरान होकर पूछते हैं कि स्वर्ग के देवताओं का वाहन इस आम धरती पर क्या कर रहे हैं। हाँ, और यहीं से चंद्रबरदाई वो पौराणिक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि प्राचीन काल में दीर्घतपान नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। और इंद्र को डर सताने लगा होगा। हमेशा की तरह इंद्र को अपनी गद्दी छीनने का डर सताने लगा, तो उन्होंने तपस्या भंग करने के लिए रंभा नाम की अप्सरा को धरती पर भेज दिया। और फिर ऋषि ने श्राप दे दिया होगा। बिल्कुल, ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने रंभा को श्राप दे दिया कि वो एक हथनी बन जाए। उसी हथनी रूपी रंभा से पालकाव्य मुनि का जन्म हुआ। चंद्रबरदाई बताते हैं कि लोहिताक्ष सरोवर के पास श्रापित हाथियों का ये जो झुंड घूम रहा है, वो उसी पालकाव्य मुनि के कारण है। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। मतलब कोई भी सोचेगा कि ये एक विशुद्ध पौराणिक और जादुई कहानी चल रही है, लेकिन ठीक इसी पल, इसी सर्ग में एकदम अचानक शाहबुद्दीन गौरी की सेना हमला कर देती है। बिल्कुल, और पृथ्वीराज की सेना उसी श्रापित हाथियों वाले जंगल में गौरी से भिड़ जाती है। भीषण युद्ध होता है। गौरी बुरी तरह हारता है और उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाया जाता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आप द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत ही सीरियस इतिहास पढ़ रहे हो और अचानक आसमान से बिजली कड़के और भगवान शिव त्रिशूल लेके टैंकों से लड़ने आ जाएं। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। मतलब आधुनिक इतिहासकार तो इसे पढ़कर अपना सिर नोच लेते होंगे। नोचते ही हैं। लेकिन ये भारतीय कहानी कहने की वो विशिष्ट शैली है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच कोई दीवार नहीं होती। यहाँ देवता, अप्सराएं, श्राप और खून से सना असली युद्ध सब एक ही समान अंतर रेखा पर चलते हैं। और यही वो बिंदु है जहां से वो अकादमिक महासंग्राम शुरू होता है, जो इसकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के बीच बरसों से चल रहा है। इस ग्रंथ को पश्चिमी इतिहास लेखन के चश्मे से देखना एक बड़ी भूल साबित होती है। फिर भी विद्वानों ने इसे जांचा, परखा और इसके आधार पर 3 स्पष्ट गुट बन गए। तो चलिए उन तीनों गुटों की बहस को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। पहला गुट वो है जो इसे पूरी तरह प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक मानता है। इसमें श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जैसे दिग्गज शामिल हैं। लेकिन इनका तर्क क्या था? क्योंकि तारीखें तो सच में गलत थी। पंड्या जी ने एक बहुत ही शानदार गणितीय पैटर्न पकड़ा था। कैसा पैटर्न? उन्होंने देखा कि रासो की तारीखें और वास्तविक इतिहास की तारीखों के बीच एक लगातार अंतर है, लगभग 90 साल का। अच्छा, कांस्टेंट 90 इयर्स का गैप। हाँ, तो उन्होंने आनंद संवत का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। उनका कहना था कि चंद्रबरदाई किसी सामान्य कैलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने एक नया कैलेंडर, एक नया संवत इस्तेमाल किया था। अगर आप रासो की तारीखों में वो 90 साल जोड़ दें,
तो सब कुछ असली इतिहास से मेल खाने लगता है। अरे वाह, ये तो किसी डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है। लेकिन फिर आता है दूसरा गुट, जिसने इस पूरी थ्योरी को खारिज कर दिया और इसे अप्रमाणिक घोषित कर दिया। हाँ, और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वुलर और गौरी शंकर हीराचंद ओझा जैसे बड़े नाम हैं। मैंने पढ़ा कि ओझा जी के तर्क तो इतने गणितीय थे कि कोई उन्हें नकार ही नहीं सका। बिल्कुल, ओझा जी ने इसे निर्ममता से ऐतिहासिक कसौटी पर परखा। उन्होंने दिखाया कि रासों में चौहानों की 44 पीढ़ियों की वंशावलियां दी गई हैं, लेकिन जब आप उन्हें पत्थर के शिलालेखों से मिलाते हैं ना, तो क्या होता है? तो सिर्फ 7 नाम सही निकलते हैं। सिर्फ 7? 44 में से। हाँ, और रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का लंबा चौड़ा वर्णन है, जो कि व्यावहारिक और ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह गलत है। उनकी माता का नाम तक ग्रंथ में कमला देवी बताया गया है, जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि गलत है। और ताबूत में आखिरी कील तब ठुकी जब कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नाम का एक समकालीन संस्कृत ग्रंथ मिल गया, जिसे जयानक ने लिखा था। एकदम सही। उसके तथ्य असली इतिहास और शिलालेखों से मेल खाते थे, जिसके बाद विद्वानों ने मान लिया कि रासो 16वीं शताब्दी के आसपास रची गई एक जाली या मिलावटी किताब है। लेकिन इतिहास की ये अदालत यहीं खत्म नहीं हुई। फिर आया तीसरा गुट, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुनि जिन विजय जैसे विद्वानों का, जिन्होंने इसे अर्थ प्रमाणिक यानी सेमी ऑथेंटिक माना। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। और द्विवेदी जी का जो तरीका था ना, वो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। शुक-शुकी संवाद वाला? हाँ, उन्होंने शुक-शुकी संवाद यानी तोते और मैना की बातचीत के कॉन्सेप्ट को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया। ये कैसे काम करता है? देखिए, द्विवेदी जी ने देखा कि रासो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन इसके कुछ हिस्से तोते और मैना की बातचीत के रूप में लिखे गए हैं, जैसे तोता मैना को कहानी सुना रहा हो। उन्होंने जब गहराई से विश्लेषण किया तो पाया कि जहां-जहां कहानी तोते और मैना के संवाद के रूप में चल रही है, वहां भाषा बहुत प्राचीन है और ऐतिहासिक तथ्य भी काफी हद तक सही है। अच्छा। लेकिन जहां ये संवाद टूटता है, वहां चमत्कार, गलत तारीखें और अजीबोगरीब कहानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये तोता मैना वाला हिस्सा ही चंदबरदाई का असली लिखा हुआ है और बाकी का सारा हिस्सा बाद के सदियों में लोगों ने जोड़ दिया है। क्या बात है! मतलब उन्होंने 2500 पन्नों के कचरे में से असली सोने को छान कर निकाल लिया। ये तो जीनियस है ना? लेकिन इन सब एकेडमिक बहसों के बीच हमारे पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यानी बेबाऊ का एक बहुत ही शानदार शोध पत्र भी है, जो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखता है। हाँ, जो लोक स्मृति की बात करता है। बिल्कुल, फोक मेमोरी। ये शोध पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। इसका तर्क है कि जब अंग्रेज भारत आए और पश्चिमी इतिहासकारों ने हमारा इतिहास लिखना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से रासों को कोरी कल्पना कहकर खारिज कर दिया। और ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? ऐसा शायद इसलिए किया गया क्योंकि वे भारतीय शौर्य और संघर्ष की स्मृति को जनमानस के दिमाग से मिटाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग अपने नायक से प्रेरणा लें और आज़ादी के लिए लड़ें। लेकिन एकेडमिक दुनिया चाहे जो कहे, आम जनता की याददाश्त ने इस कहानी को कभी मरने नहीं दिया। शोध पत्र में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और एटा क्षेत्र में गाए जाने वाले आला खंड का जिक्र है। हाँ, आल्हा उदल की कहानियां। आज भी वहां के सोरो मैदान में डोला की लड़ाई का सजीव वर्णन लोकगीतों में गाया जाता है। ये वही लड़ाई है जो सहयोगिता के अपहरण के दौरान लड़ी गई थी। सही बात है। जब सदियों से आम जनमानस इन गीतों को गा रहा है, अपनी रगों में उस वीरता को महसूस कर रहा है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इतिहास सिर्फ तारीखों और शिलालेखों का नाम है, या फिर लोक स्मृति एक ऐसी सांस्कृतिक सच्चाई है जो वैज्ञानिक इतिहास से भी कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली है? ये एक बहुत गहरा विचार है। साहित्य असल में उस समाज की भावनाओं का, उसकी धड़कन का इतिहास होता है। पृथ्वीराज रासो भले ही आपको ये ना बता पाए कि मोहम्मद गौरी ने किस महीने की किस तारीख को हमला किया था, लेकिन वो ये जरूर बताता है कि उस समय के लोगों ने क्या महसूस किया। बिल्कुल, वो ये बिल्कुल सटीक बताता है कि 12वीं सदी का एक भारतीय योद्धा मृत्यु के सामने खड़ा होकर अपनी आजादी के लिए कैसा महसूस करता था। वो ये बताता है कि उस दौर में सम्मान, वफादारी, प्रेम, धोखा और मातृभूमि के लिए कट मरने के क्या मायने थे। ये भावनाओं का वो प्रमाणिक दस्तावेज है जिसे कोई तारीखों वाला सूखा इतिहास कभी दर्ज नहीं कर सकता। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का एक निचोड़ निकालें,
तो तस्वीर कुछ इस तरह साफ होती है कि आधुनिक इतिहास की ठंडी, सख्त और निर्मम कसौटी पर पृथ्वीराज रासो शायद 100% खरा ना उतरे। बिल्कुल नहीं उतरेगा। इसमें मिलावट है, तिथियों की गड़बड़ी है, वंशावलियां मेल नहीं खाती और इसमें कल्पना की बहुत ऊंची उड़ानें हैं। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद ये 12वीं सदी के भारत की भव्यता, हमारी सामंती कमजोरियों, हमारी आंतरिक कलह, हमारे चरम शौर्य और कहानी कहने की हमारी जादुई कल्पना का एक ऐसा बेजोड़ दस्तावेज है जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। एकदम सही कहा आपने। रासो महज एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा विशाल दर्पण है जिसमें एक पूरा युग अपनी तमाम मानवीय कमियों और अपनी पूरी भव्यता के साथ आज भी सांस लेता हुआ दिखाई देता है। तो आज की इस शानदार चर्चा का समापन करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद हम सबको सोचने पे मजबूर कर दे। आज हम एक ऐसे सूचना से भरे दौर में जी रहे हैं जहां किसी भी तथ्य को महज 2 सेकंड में गूगल किया जा सकता है। हाँ, हर चीज उंगलियों पर है। हर तारीख को वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि एक समाज को, एक जीवित सभ्यता को आखिर क्या चीज जिंदा रखती है। क्या वे ठंडे, सटीक और नीरस ऐतिहासिक तथ्य हमें जोड़े रखते हैं, या वो महान कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी रगों में उत्साह भर देती हैं? ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, अगर चंदबरदाई का ये महाकाव्य नहीं होता, अगर इसमें वो अतिशयोक्ति, वो चमत्कार, वो भव्यता नहीं होती, तो क्या पृथ्वीराज चौहान आज 8 सदियों बाद भी हमारे दिलों में इतने अमर होते? क्या हम आज भी उनका नाम उतनी ही श्रद्धा और रोमांच से लेते? इस पर विचार करें। अपनी खुद की यादों, अपनी लोक कथाओं और अपनी मान्यताओं के इतिहास को टटोलें। बिल्कुल। और एक बार फिर उस दृश्य की कल्पना करें, जब उस अंधे राजा ने उस आखिरी बाण को अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ाया होगा और मौत के उस सन्नाटे में उसे कोई शिलालेख या कोई तारीख याद नहीं आई होगी, बल्कि उसे याद आया होंगे अपने उस कवि मित्र के वो अमर शब्द, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान।